नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे इस बीच जो आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर सबसे पहले बता दें। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल में देर रात भूकंप के झटके लगे हैं। मंडी कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंडी कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस हुए। हमीरपुर के भी कुछ हिस्सों में महसूस किए गए झटके। 4.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। तो 5 सेकंड तक महसूस किए गए ये भूकंप के झटके। तो भूकंप का केंद्र मंडी जिले का जोगिंद्रनगर रहा। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर हालांकि अभी तक नहीं आई है, लेकिन भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर, 4.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंडी जिले का जोगिंद्रनगर केंद्र रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। हिमाचल में देर रात भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4.1 भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर जो है वो भी नहीं आई है। बड़ी खबर, हिमाचल में देर रात भूकंप के तेज झटके। मंडी कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 5 सेकंड तक ये भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तो हिमाचल में देर रात भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। बता दें आपको, मंडी कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हमीरपुर के भी कुछ हिस्सों में बताया जा रहा है कि भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। 4.1 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। तो 5 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान दिया है। सीएम ने प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आने का दावा किया है। साथ ही महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी को बताया। ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से। और अब क्योंकि चुनाव का परिणाम का इंतजार है, सब अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से हमारे साथी भी आकलन कर रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार फिर एक रुझान देखने को मिला है। जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, वो सर्वेक्षण में भी आकलन जो आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा हिमाचल प्रदेश में वो आकलन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जब परिणाम भी निकलेंगे और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आकलन के हिसाब से वो अपने अपने हिसाब से वो कर रहे होंगे। अगर आकलन के हिसाब से हम कहें तो हम मेरी पार्टी नहीं कह रही है, हमारे सारे सर्वे कह रहे हैं सारी चीजों को, जो अब आज से पहले अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से हुए हैं। तो उसमें मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी, अब ज्यादा उस पर उलझना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ ना उनको करना चाहिए ज्यादा आर्गुमेंट, ना हमको करना चाहिए। जो वोट पड़े हैं वो ईवीएम के अंदर जो है पड़े हुए हैं। तो हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बार सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि महिलाओं का मतदान इस बार बड़ी संख्या में हुआ है और 5-6% उसमें इंक्रीज देखी गई है। और महिलाओं की ओर से हमेशा पहली उनकी चॉइस अगर वोट देने के लिए किसी नेता के लिए होती है तो वो नरेंद्र मोदी जी पहली पसंद है। मोदी जी को समर्थन उनका हमेशा मिलता है। दूसरी बात, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चलाई हैं, उसका भी लाभ उनको मिला है। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों की जो आमद बढ़ने लगी है। शिमला के साथ ही मनाली और लाहौल स्पीति की ओर पर्यटक रुख करने लगे हैं। खासकर लाहौल स्पीति में बर्फबारी की चाह में पर्यटक काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। ऐसे में पर्यटन
निगम ने एडवाइजरी भी जारी की है और पर्यटकों को वाहनों के चलाने में भी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल में डेंगू एक बार फिर से एक्टिव होने लगा है। प्रदेश में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले जिला मुख्यालय नाहन, पांवटा साहिब और साथ ही कालाअंब में सामने आए हैं। अकेले नाहन और पांवटा साहिब में अब तक करीब 4,900 सैंपल्स की जांच हुई है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिले में डेंगू को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। देखिए, डेंगू के लिए हमें सारे साल ही सचेत रहना पड़ेगा, तभी हम सीजन में आके इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। ये लोगों को आदत बनानी पड़ेगी कि अपने घरों के पास कोई ऐसी चीज़ें ना रखें जिनमें पानी खड़ा हो। अगर पानी खड़ा है उसको हम साफ़ करते हैं तो केवल पानी सुखाने से काम नहीं चलेगा, उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेंगू का जो मच्छर है एडिस एजिप्टियाई, इसके जो अंडे हैं वो नीचे रह जाते हैं और जब भी फिर बरसात और इसके लिए मौसम ठीक बैठता है तो उनमें फिर से लार्वा पैदा होते हैं और मच्छर पैदा हो जाते हैं। वर्तमान में तो अब लगभग डेंगू समाप्त है पूरे जिला में। कल सिर्फ 6 केसेस आए हैं और जैसे मौसम बदल रहा है, थोड़ी ठंडक पड़ रही है, एडिस एजिप्टियाई सर्वाइव नहीं करेगा, मच्छर मर जाएगा, तो अब डेंगू को लगभग हम काबू पा चुके हैं। उधर बिलासपुर में जेबीटी टेंट में दरअसल बीएड स्टूडेंट्स को शामिल करने पर जेबीटी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय ने जोरदार प्रदर्शन किया और बिलासपुर से उपायुक्त कार्यालय तक रोष निकाला है। यूनियन उपाध्यक्ष रतनजीत शर्मा ने कहा कि जेबीटी टेट में बीएड धारकों को शामिल किया गया है, जो कि निर्णय सही नहीं है। रतनजीत शर्मा ने कहा कि दरअसल जेबीटी छात्रों की बात नहीं मानी गई तो वे प्रदर्शन को और तेज कर देंगे। छात्रों ने सरकार से उचित निर्णय लेने की मांग की। तो वहीं हमीरपुर और कुल्लू में भी छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी छात्रों ने सरकार से नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जो आज का हमारा धरना प्रदर्शन हमीरपुर में था, पिछले कुछ दिनों पहले से हम पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन जो है हमारा एसपी बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जिसमें जो है बीएड वालों को जो है एलिजिबल किया जाता है टेट कमीशन के टेट के लिए। तो इसके विरोध में हमारा जेबीटी स्टूडेंट्स का ये धरना प्रदर्शन है और पूरे प्रदेश भर में ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते। ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जो है एसपी बोर्ड वापस नहीं लेता है तो हमारा हाईकोर्ट में जाके हम इस नोटिफिकेशन के तहत जो है स्टे लेंगे, क्योंकि जो है 2018 की नोटिफिकेशन जिसके तहत जो है एसपी बोर्ड में इनको बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है क्रैश कर दी गई है। बीएड वाले जितने भी उनको मतलब टेट जेबीटी के टेट से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हमारा भविष्य खतरे में है। तो प्लीज मतलब हमारी जितनी हो सके आप सुने। भारत में आज 56वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते शिमला, सोलन, किन्नौर में प्रेस दिवस मनाया गया और जहां पर शिमला में वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं सोलन में प्रेस दिवस के मौके पर भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि एसी टू डीसी संजय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो उधर किन्नौर में जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय रिकांगपियो की ओर से उपायुक्त कार्यालय के सभागार में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर एक विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया। आम आदमी का आवाज पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि सरकार को पता चले कि कहां पे गैप्स है, कहां कमी है। लेकिन साथ में पॉजिटिव न्यूज भी फैलाना उतना ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, प्रोत्साहित करें हर एक व्यक्ति को। ऐसे ऐसे आप अपने आर्टिकल्स लिखें, अपने न्यूज आइटम्स बनाएं, जिससे कि चेंज फॉर द बेटर हो, इम्प्रूवमेंट हो और साथ में लोग प्रेरित भी हो कि अपने देश के लिए और अच्छा काम कर जाएं। बहुत खुशी की बात है कि आज जो पत्रकारिता है वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। डिजिटल मीडिया जो है वो काफ़ी आगे है, हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ वो भी काफ़ी काम कर रहा है। तो राष्ट्र निर्माण में मेरे हिसाब से तो पत्रकारिता का बहुत ही बड़ा योगदान है।
किसी भी देश को आप ले लें, वहाँ पर पत्रकारिता जो है वो बहुत महत्व रखती है। कोई भी क्रांति, चाहे हमारे स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें भी पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, केसरी, ऐसे पत्र थे जिनके माध्यम से पूरे देश को एकजुट करने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज जब हम आज़ाद हैं, तो आज भी हमारे पत्रकारिता बहुत सारी कुरीतियों को, ऐसे कानूनों को अपना योगदान दे सकती हैं, जिससे सारे देश का भला होगा और भारत जो है एक विश्व के अच्छे देश के रूप में आगे उभरेगा। जब वो ठीक हो जाती हैं चीजें, तो दैट मीन्स कि आपने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और ऑटोमेटिकली निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में। तो इसमें तो मेरे को लगता है कि आपकी सबसे, क्योंकि हमसे भी, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हम हर एक चीज़ पर नज़र नहीं रख सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स हैं वहाँ से पता चलती है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जो है मीडिया से पता चलती है। जब हमारे पास सुबह आप ये मीडिया की कटिंग्स आती हैं या मीडिया के ये पोस्ट आते हैं व्हाट्सएप पर या इस पे ग्रुप में या फेसबुक में, तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि कहाँ हमारी जो है दिक्कतें हैं, हमारी प्रॉब्लम एरियाज़ क्या हैं, हमें कहाँ ज़्यादा अपना जो है माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उन्हीं चीज़ों पर हम फोकस करते हैं जहाँ पर आप लोग हाईलाइट करते हो कि यहाँ लोगों की दिक्कतें हैं। हम सबका एक्चुअली एक ही मकसद तो एक है, द मीडियम इज़ डिफरेंट, बट द मकसद एक है कि मतलब राष्ट्र निर्माण और लोगों की सेवा। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद नेता अलग अलग ढंग से अपना समय बिताते नजर आ रहे हैं। जिला मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और कांग्रेस के कद्दावर नेता कौल सिंह ठाकुर भी यहां पर शिमला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। वीरभद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में हुआ रिकॉर्ड मतदान सत्ता के खिलाफ हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 45 से 50 सीट जीतने का दावा किया और बीजेपी को 15 से 20 सीटों पर सिमटकर रह जाने की बात कही। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता ने सरकार के रवैये से परेशान होकर मतदान किया। भ्रष्टाचार से, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं, बलात्कार के केस हिमाचल में बढ़े हैं, खून डाके के केस बढ़े हैं, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता बड़ी दुखी थी और सबसे बड़ी विकास के काम ठप पड़े थे। सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही विकास के काम हो रहे थे, बाकी विकास के काम ठप थे। तो सरकार के खिलाफ, जयराम सरकार के खिलाफ जो है लोगों ने खुल करके मतदान किया है और मुझे पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश में 45 और 50 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी 15 और 20 सीटों के बीच में सिमट के रह जाएगी। उधर हिमाचल में प्रशासन के वायदे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। कुल्लू से लगते गांव बनाऊंगी में आज भी सड़क का अभाव है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रशासन द्वारा किए जाने वाले विकास के दावों के विपरीत जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। प्रदेश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो सड़क सुविधा के लिए जूझ रहे हैं। सड़क न होने का खामियाजा उन्हें बीमारी के समय भुगतना पड़ता है और ऐसे में मरीज के परिजन उन्हें आज भी पालकी में ढोने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला कुल्लू जिले के सेंज घाटी की गाड़ा पारली पंचायत से सामने आया है, जहां 62 वर्षीय बुजुर्ग की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने हौसला दिखाते हुए कुर्सी पर ही 2 डंडों के सहारे मरीज को 7 किलोमीटर दूर जंगला बिहाली तक पहुंचाया। ये तो किसी ने नहीं काम ना, वो मोदी ने किया। पर हमारी उससे हाथ जोड़ के अर्जी थी, क्योंकि हम मरीज है, हमारी बुरी हालत है, बूढ़े लोग है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाना पड़ता है, वो हमारे को 10 किलोमीटर दूरी में भेजना पड़ता है। तो हमारे लोगों के बुरे हाल है, जैसे आज से मतलब 11-12 के लोग है, वैसा रास्ता है हमारे। तो आपसे हमने रास्ता भी दिखा दिया, जो क्या सा रास्ता है, तो ऐसे चक्कर लेने पड़ते हैं। किस किले में सरकार से बहुत प्रावधान किया जा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी यह कमला समाधान निकाले। वो सड़क सुविधा न होने के चलते हर बार यहाँ के ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीण मरीजों को पीठ और चारपाई पर उठाकर सड़क तक लाने के लिए मजबूर हैं।
ग्रामीणों ने गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाने की मांग उठाई है, लेकिन देखना यह है कि आखिरकार कब तक ये मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचती हैं। जनता टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। उधर बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश धर्माणी ने महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महाविद्यालय के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। राजेश धर्माणी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मामले की पूरी शिकायत राजेश धर्माणी ने थाना प्रभारी को दी है और प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। किस किस से बात उनकी उस दिन हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा कि जो वीडियो वहाँ पे बनाई गई थी उसको रिट्रीव किया जाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बजाय कार्रवाई करने के जो है वो पुलिस प्रशासन उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसको हटाकर किसी निष्पक्ष अधिकारी को यहाँ पे तैनात किया जाए और उसकी देखरेख में जो है ये सारा ईवीएम का भी देखभाल हो और बाकी जो यहाँ पे चुनाव से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य है उसको एक निष्पक्ष अधिकारी करे। उधर रामपुर में अलवी मेले के आधिकारिक समापन के बाद दरअसल व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई हैं। बाजार में हस्तनिर्मित वस्तुओं, सूखे मेवों और साथ ही कृषि औजार की जमकर बिक्री हो रही है। मंडी में स्थानीय लोगों के साथ बाहरी लोग भी जमकर चीजें खरीद रहे हैं। आपको बता दें, रामपुर शहर में लवी मेले का आयोजन किया गया था जो कि 2 हफ्तों तक चला था। वहीं स्थानीय लोगों का कहना यह है कि वे अगली बार फिर इस मेले के लिए उत्साहित हैं। टोकरी, साबू, कड्डी का सामान और रुए रस्से सब बनाता जी। जैसे कि अब जैसे प्लास्टिक निकला तो हमारा काम कम हो गया, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तब कम हो गया जी। मशीनें निकल गई इसमें, अब मशीनें चली है इसका कम हो गया। जैसे किल्टे हुआ, किल्टे की जगह प्लास्टिक निकला, सब हो जगह प्लास्टिक निकला, बड़ी मुश्किल से निकलता है जी, जब कम करके जैसे हो जाता है। साल आते हैं लवी में, पिछले 2 साल जो है कोरोना काल में हमारे को बहुत प्रॉब्लम भी आई, बहुत कुछ हुआ, मुश्किलें आई। हमारा बुजुर्गी पेशा है लोहे के काम करने का, हम जो है किलनी वगैरह, दराटी, कुल्हाड़ी वगैरह और रनाल्टी वगैरह लाते हैं, लवी में हर साल आते हैं। और अब कुछ लोगों का रुझान खेती बाड़ी की तरफ थोड़ा कम हो गया है, अब लोगों का रुझान थोड़ा सा फैंसी आइटम की तरफ है, तब जाके हमने भी थोड़ा सा काम को अपना थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। पहले पेंटिंग वगैरह नहीं करते थे, अब जो है पेंटिंग भी करनी पड़ती है माल वगैरह को। अगर हम पेंटिंग नहीं करेंगे तो ये जो है हमारा माल लोग लेते नहीं है। कम 10-12 सालों से यहाँ कंटिन्यू आते हैं। हमारे पास टोटल जो भी आइटम मिलेगा वो मिलेगा कोट पट्टी और दोड़ू और ये छालनी और लिंगचे और गुदमा। उधर हमीरपुर में अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। बाजार में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानदारी सड़क पर सजा कर रखी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर परिषद और साथ ही प्रशासन के अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से सड़क भी वन वे हो गई है, जिसकी वजह से शहर में हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमीरपुर के बाज़ार में भी काफ़ी अतिक्रमण हुआ है रिसेंटली, तो इसमें हमारा जो भी नगर परिषद हमीरपुर ने फैसला किया है कि आने वाले कुछ दिनों में कार्रवाई की जाएगी। सारे दुकानदारों ने जिन्होंने अतिक्रमण किया है, इसमें किसी का भी जो सामान है वह जब्त किया जाएगा और फाइन भी लगाया जाएगा, जो कि म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट और स्वच्छ भारत मिशन के एक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका सामान उठा के फाइन के बाद तो छोड़ा जाता है, हम छोड़ देते हैं। यदि वह बार बार अतिक्रमण करता है और डिफॉल्टर पाया जाता है बार बार, तो उसका सामान फिर परमानेंटली जब्त किया जाएगा। उधर आपको बता दें कि नाहन और गुरु नगरी पांवटा साहिब में दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगमन दिवस को लेकर पिछले 3-4 दिनों से शहर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पांवटा साहिब से नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जिसमें कि भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। और मुख्य ग्रंथी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आज के दिन गुरु गोविंद सिंह नाहन से पांवटा साहिब के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद उन्होंने पांवटा साहिब को बसाया। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज आज के दिन नाहन से
जो राजा मेहंदी प्रकाश के सद्दे पे गुरु गोविंद सिंह महाराज नहान आए थे। इनका जो जमीन का झगड़ा था वो आपस में निमटवा के गुरु साहब आज के दिन पौंटा साहब को गए थे। नाहन की सारी संगत की तरफ से आज महान नगर कीर्तन जो अब अपना नाहन से आरंभ होके नगर खेड़े को पवित्र करते हुए वाणी गाते हुए संगत पौंटा साहब नगर कीर्तन पहुंचेगा। संगत के अंदर बहुत उत्साह है। सारी संगत गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का नाहन तो जो आज नगर कीर्तन जाना है उसमें तैयार होकर सारी संगत पहुंची हुई हैं जी। तो यही आज के जो नगर कीर्तन का मकसद है, यही है सिर्फ। उधर नूरपुर ब्लॉक का सुलियाली में दरअसल स्वर्ण जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। शिविर में बच्चों को मानव सेवा और साथ ही अनुशासित रहने के नियम सिखाए जाते हैं। प्रधानाचार्य वीरेंद्र गुलेरिया ने बताया कि कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सामुदायिक सेवा की भावना जागृत करना है। हमारी लाइफ में समाज का बहुत बड़ा महत्व है। बिना समाज के हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो बच्चों में इस भावना को जागृत करने के लिए ये कैंप लगाया जाता है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है बच्चों में भावना पैदा करने के लिए। बाकी बच्चे सारी उम्र समाज की सेवा करते रहें, इसी भावना के लिए कैंप लगाया जाता है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है सामुदायिक सेवा की भावना बच्चों में जागृत करना। वो समाज के लिए कोई कार्य करें और अनुशासित रहें लाइफ में, तो उसके लिए ये कैंप हर साल राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर में शिक्षा समिति की शिकायत पर निजी स्कूल के दफ्तर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। समिति के एमडी ने स्कूल के एक संचालक और प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत सदर थाने में दी थी। आपको बता दें कि वन के दुरुपयोग के साथ कई आरोप लगाए थे। वहीं पुलिस ने निजी शिक्षण संस्थान के कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। शिक्षा समिति ने इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया है। पुलिस अपनी आगामी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी है। हमने इनको कई बार अप्रोच किया कि आप इस एग्रीमेंट को आप चाहते हैं तो आप आगे कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप हमारे से इसका चार्ज ले लीजिए। इन्होंने ना तो हमारे से कोई चार्ज लिया और ये कंटिन्यू 22 तक चलता रहा। हमारे साथ में काम कर रहे हैं। हमने खुद इस चीज़ को डिसाइड किया था कि हम पीटीए मीटिंग करेंगे एक, उसमें पेरेंट्स को सारी चीज़ें बताएंगे। उनकी चॉइस होगी कि बच्चों को कहाँ पे पढ़ाना है। अगर यहाँ पे पढ़ाते तब भी ठीक है, अगर कहीं और पढ़ाते तब भी ठीक है। ना हमें कोई ऑब्जेक्शन है ना उनको कोई ऑब्जेक्शन। तो हमने बोला इनको कि पीटीए मीटिंग बुला लो एक, उसमें जो भी वहाँ उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि कोई भी जो पेरेंट्स है अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहेगा। अगर उनको लगता है कि जो उनका बच्चा है अगर यहाँ ठीक पढ़ाई हो रही है तो यहाँ पे डाल ले उसको। अगर ऐसा चाहते हैं कि वहाँ सेफ है उनका बच्चा तो वहाँ डाले। हमारी तरफ से इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इतना ही बात हुई तो वहाँ पे कि पीटीए मीटिंग बुला लीजिए और जो भी इनका जो डिस्प्यूट है, जो इनके आपस में विवाद चला है, तो वो थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए। उधर हिमाचल में बाल अधिकारों के प्रति चाइल्ड लाइन जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है और बाल अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता को लेकर संदेश भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में दरअसल इस चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि मुख्यतः रूप से कुल्लू के डीसी आशुतोष गर्ग मौजूद रहे थे। चाइल्ड लाइन की समन्वयक शालिनी वत्स ने बताया कि ये कार्यक्रम 20 नवंबर तक चलेगा। वहीं जिला मुख्यालय नाहन में जिला स्तरीय बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। बाल विज्ञान मेले का शुभारंभ डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने किया। इस बाल विज्ञान मेले में जिला के 6 शिक्षा खंडों से छात्र हिस्सा ले रहे हैं। जिले विज्ञान पर्यवेक्षक शालू परमार ने बताया कि इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। 30वीं डिस्ट्रिक्ट लेवल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के गवर्नमेंट बॉयज शमशेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया जा रहा है। इसका सौजन्य हिमकौस्ती के सौजन्य से कार्यक्रम किया जाता है। ये बच्चों की ये इसीलिए करवाया जाता है कि ताकि बच्चों की जो विज्ञान के तरफ रुचि है उसको बढ़ावा मिले और नए नए इंसेंटिव, नए नए कोई अगर बच्चों में जिज्ञासा है तो वो 10 से 17 साल के बच्चे
इसमें वेदर दे आर इन द स्कूल और आउट ऑफ द स्कूल, वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उधर पांवटा साहिब में पुलिस प्रशासन पटाखे छोड़ने वाली आपको बता दें कि बॉक्स को लेकर अभियान चलाया है। पुलिस ने शहर में पटाखे फोड़ने वाली 12 बाइकों के जो साइलेंसर हैं उतरवाए और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिकों पर भी कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि डीएसपी द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं पुलिस पटाखे फोड़ने वाली बाइकों पर खास नजर रख रहे हैं। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।